Here he goes again. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं अहमद नवाज। सबसे पहले लाइनअप पर नजर डालते हैं कि आज किन चीज़ों पर आपसे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज़ की, जिसका दूसरा वनडे इंटरनेशनल कल कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। पहले वनडे इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान को 88 रन के मार्जिन से शिकस्त दी। बहुत बड़ा मार्जिन है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया था और 300 क्रॉस ज़रूर ऑस्ट्रेलिया ने किया, लेकिन लगा यही कि पाकिस्तान ने बीच में कुछ आखिरी ओवर्स में मैच अपने तक खींच लिया था, क्योंकि लग यही रहा था कि 350 से ऊपर स्कोर जाएगा। उसके बाद जब पाकिस्तान की चेस की बात आती है तो इमामुल हक ने बेहतरीन इनिंग्स खेली, सेंचुरी जरूर की, बट टीम को वो जीत तक नहीं ले जा पाए। बाबर आजम जिस तरीके से आउट हुए, उसके बाद पूरी टीम जिस तरह से कोलैप्स की। हम बार बार कल भी यही बात कर रहे थे कि शायद चेस करते हुए पाकिस्तान इतना कॉन्फिडेंट नहीं है। अगर पहले बारी कर ली जाती तो शायद आपके पास एक मौका था कि आप डिफेंड कर पाते, लेकिन आप विकेट की भी अगर बात करें तो पिच ने बैटर्स को बहुत सपोर्ट तो ज़रूर किया, लेकिन उस तरह से आपके बॉलर्स पेनिट्रेट नहीं कर पाए ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप को जैसे कि करना चाहिए था। जाहिद महमूद ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, हमने देखा कि अच्छी डिसेंट बॉलिंग थी। वसीम जूनियर भी ठीक थे। हसन अली का वो फैक्टर नहीं आया जो चाहिए था ना, उनसे वो पूरा कोटा ऑफ ओवर्स कराया गया। बीच में खुशदिल शाह, इफ्तिखार अहमद, जितनी भी ऑप्शंस थी वो तमाम यूटिलाइज़ की बाबर आजम ने, लेकिन एज ए कप्तान भी अंडर कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं और टीम भी थोड़ी सी मेरे ख्याल से अब शैटर्ड ज़रूर है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ आप हारे, उसके बाद आप पहला वनडे हार गए। तो ऑस्ट्रेलिया जिसको हम कह रहे थे कि वो डिप्लीटेड साइड है, अभी उनकी पूरी साइड नहीं खेल रही, वो फिर भी आपसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी। और जिस तरह से ट्रैविस हेड ने बेहतरीन इनिंग्स खेली, अपनी सेंचुरी बनाई और ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट, 140 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट पे, जबकि दूसरे एंड से विकेट्स भी गिर रही थी, तो यही नज़र आया कि ऑस्ट्रेलिया बड़े कॉन्फिडेंट अंदाज में खेल रही है और ऑस्ट्रेलिया हमेशा ऐसे ही खेलती रही है। पाकिस्तान के पास मौका है अब कि कल का वनडे जीतकर सीरीज़ को बराबर करें। कल अगर हारते हैं तो सीरीज़ तो डन एंड डस्टेड है, लेकिन अगर जीत पाते हैं तो एक और मौका रहेगा कि 2 अप्रैल को जो तीसरा वनडे इंटरनेशनल होगा वो फैसला कौन हो जाएगा कि सीरीज़ कौन जीतेगा। दूसरा वनडे इंटरनेशनल भी आप कल PTV स्पोर्ट्स HD पर हाई डेफिनेशन में बराह रास्त देख सकेंगे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर से। इसके बाद आपसे ज़रूर बात करेंगे कि इस पूरे कॉज में एक सिल्वर लाइनिंग तो ज़रूर है कि बाबर आजम वनडे में तेज़ तरीन 4000 रन बनाने वाले एशियन क्रिकेटर बन चुके हैं। बाबर आजम ने अपनी ये तेज़ तरीन 4000 रन बनाने वाले, अगर इनकी लिस्ट ऑफ ओवरऑल प्लेयर्स की बात करेंगे तो ये दूसरे नंबर पर हैं। पहले पर साउथ अफ्रीका के हाशिम आमला हैं, दूसरे पर बाबर आजम हैं, लेकिन जब आप एशियन प्लेयर्स की बात करते हैं तो बाबर आजम पहले नंबर पर हैं। अगर आप हाशिम आमला की बात करें तो उन्होंने 81 इनिंग्स में 4000 रन उन्होंने बनाए, जबकि बाबर जो थे उनका डिफरेंस थोड़ा सा था, लेकिन वो इस तरह दूसरे नंबर पर रहे, तो उनके लिए एक सिल्वर लाइनिंग ज़रूर है। बट जिस तरीके से वो आउट हुए स्वीप मारते हुए, हम चाह रहे थे कि बाबर कैरी ऑन करें, क्योंकि बाबर का जो एक सपोर्ट रोल है टीम की बैटिंग लाइनअप में एज अ बैटर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वही टीम को कैरी करते हैं। और यही लगा कि जो ही वो आउट हुए उसके बाद टीम का कोलैप्स जो था वो इमिनेंट था, क्योंकि दूसरे एंड से भी आपको इतनी सपोर्ट नहीं नज़र आ रही थी। इसके बाद आपसे ज़रूर बात करेंगे कि मुल्तान में पाकिस्तान वनडे क्रिकेट कप की अगर बात करें तो दूसरा सेमीफाइनल बलूचिस्तान ने 264 रन के हदफ के ताकुब में सिंध की बैटिंग जारी है। ओवरऑल पाकिस्तान का बड़ा ज़बरदस्त रहा है। आई थिंक एक तरफ जब आप पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के वनडेज़ की बात करें तो आपको पाकिस्तान कप पर भी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर क्रिकेटर्स या फ्यूचर टैलेंट अब आपने यहीं से तलाश करना है, क्योंकि वनडे क्रिकेट में हमारे पास काफ़ी वॉइड है। तो हम यही चाह रहे हैं कि ये वॉइड फिल हो जाए। बलूचिस्तान ने 47.5 ओवर्स में 263 रन बनाए। हसीबुल्लाह ने सेंचुरी स्कोर की। फाइनल की अगर आप बात करें तो वो कल खेला जाएगा। मैचेस PTV स्पोर्ट्स पर आप बराह रास्त देख सकते हैं। उसके बाद आपसे बात करेंगे DHA इस्लामाबाद इंटरनेशनल स्क्वॉश चैम्पियनशिप की, जहां पर पाकिस्तान के आसिम खान और नूर जमान फाइनल में पहुंच चुके हैं। दोनों पाकिस्तानी फाइनल में हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त एक टूर्नामेंट चलता आ रहा है और इस पर हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और आपको इसकी डिटेल्स भी बताएंगे। शुरुआत करेंगे क्रिकेट के साथ, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के साथ। पहला वनडे तो हार गए, अब दूसरे वनडे में कौन सी चीज़ें हैं जिन पर काम करना है, तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स 360 में हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं हसन चीमा। हसन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ऑल गुड यार। और हसन के साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और एंकर भी हैं अब्दुल गफ्फार। अस्सलाम वालेकुम गफ्फार, क्या हाल है आपका? जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच अहमद फॉर हैविंग मी। हसन, पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। कल के वनडे में शिकस्त तो ज़रूर हुई, अब दूसरे वनडे की तरफ देखना है।
बट कल आपको क्या लगता है कहां पर गलतियां थी? अब क्या वही फैक्टर कंसिडर करेंगे पाकिस्तान चेस में वीक है, या बाबर आजम के आउट होते हुए कुछ लोगों ने ये भी कहा कि मे बी आपने इफ्तिखार को जल्दी भेजा, जिस तरह आपने कल बात की थी कि खुशदिल जो हैं वो एक मुकम्मल बैटर हैं, आप उनको एज अ प्रॉपर बैटर यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड कि आप उनको ऐसी जगह पर रखें जहां पर 10 से ऊपर की रन रेट चाहिए हो। देखें, जहां तक आपका सवाल है कि कहाँ पर गलती हुई, तो आई थिंक प्रीटी मच पहले ओवर से लेकर 100वें ओवर तक गलती ही हुई पाकिस्तान का। अगर आप थ्रू आउट देखें तो हसन और वसीम का, आई कैन से दिस बिकॉज वो मेरे साथ इस्लामाबाद में PSL में भी थे, दोनों की आज सच इतनी फॉर्म नहीं लगी हुई। और तो फिर आपने शुरू में ही उन दोनों से नई बॉल कराना है। वो सरप्राइज बाय द फैक्ट कि आपने हारिस रऊफ को नई बॉल नहीं दी क्योंकि वो फॉर्म में था। जब आपने दोनों आउट ऑफ फॉर्म बॉलर्स को दिया, तो जब एक आउट ऑफ फॉर्म बॉलर हो तो फिर उसमें आप कप्तान के लिए भी आसान हो सकता है कि वो बॉलर कंटेन करे और दूसरे एंड से अटैक भी हो सकता है। लेकिन जब दोनों बेसिकली आर सर्चिंग फॉर रिदम एंड फॉर्म, तो कई दफा इशू हो जाता है। और वो पाकिस्तान का दिखाई दिया, पहले 10 ओवर्स में 70+ लग गया ऑस्ट्रेलिया का। एक तो ये चीज हुई। उसके बाद मतलब ऑलमोस्ट लाइक ट्रेविस हेड के आउट होने के बाद पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा कमबैक किया। उनको रिस्ट्रिक्ट करना 310 315 तक, दैट वाज अ चेसेबल स्कोर। और पाकिस्तान के स्पिनर्स ने इन पर्टिकुलर अच्छी बॉलिंग की, कंसिडरिंग जिस तरह का प्लेटफॉर्म ऑस्ट्रेलिया के ऊपर मिल चुका हुआ था। हम जब कल शो में बात कर रहे थे तो यही बात कर रहे थे, 350 तक का, 340 350 तक का स्कोर दिख रहा था, जो पाकिस्तान ने स्पेशली 30वें से 40वें ओवर तक बड़ा अच्छा उसको पकड़ के रखा। अब यहाँ पे अगर आप 300+ चेस कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए किस तरह की पिच पे किस तरह का खेलना है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, अगर आप इंग्लैंड में खेल रहे हैं, तो पाकिस्तान का जो स्टाइल ऑफ प्ले है विच इज के बिल्ड करो 30 ओवर्स के लिए और बेसिकली आखिरी 20 ओवर्स को एक T20 करके बना लो, दैट मेक सेंस। लेकिन लाहौर में हमने देखा PSL में भी कि मिडल और डेथ में मारना इतना आसान नहीं था। पिच स्लो हो जाती है, अगर ड्यू ना आए तो पिच पहले से भी ज्यादा स्लो हो जाती है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम इन एंड स्टार्ट हिटिंग फ्रॉम बॉल 1। तो ये अब ये चीज जो है, ये मतलब अगर कहीं और आप खेल रहे हो तो आपको शायद मैं कसूरवार ना ठहराऊं कि यार आपको इन चीजों की समझ नहीं है। लेकिन ये लाहौर में मैच हो रहा था, कजाफी स्टेडियम में मैच हो रहा था, बाबर आजम का होम ग्राउंड है, इमामुल हक का होम ग्राउंड है, आपकी टीम के कई सीनियर प्लेयर्स का ये होम ग्राउंड है, यहाँ पर वो खेलते हुए आ रहे हैं। इस सिचुएशन में ऐसी पिच पे आपको रियलाइज करना है कि आपको ऊपर से ये अटैक करना है। जब नई बॉल है, जब हार्ड बॉल है, तब आपको स्ट्रोक मेकिंग जो है वो आसान होगी। इंस्टेड पाकिस्तान ने पहले 20-25 ओवर्स बिल्डिंग की तरफ ही गए और 7.5-8 तक का रिक्वायर्ड रेट चला गया। अब इस सिचुएशन में एक स्लो पिच पे आके मारना बहुत मुश्किल होता है। और वो सिचुएशन दी आपने इफ्तिखार को, वो सिचुएशन दी आपने खुशदिल को, वो सिचुएशन दी आपने अपने पूरे लोअर ऑर्डर को। इवन रिजवान भी जिस वक्त तक आए हैं उस वक्त तक सिचुएशन जो थी मुश्किल थी। इवन साउथ को भी थोड़ी सी अननेचुरल गेम अपनी खेलनी पड़ रही थी, ट्राई टू प्ले अगेंस्ट द स्पिन और वहां पे आउट हो गए। तो मसला यही था कि आपने पहले जो 20 ओवर्स दोनों इनिंग्स के थे, उन दोनों में आपने रियलाइज नहीं किया कि वहां पे आपको कैसे खेलना चाहिए। और उन बैटिंग में 20 ओवर्स में आपने चेस अपनी हरवा दी और बॉलिंग में पहले 20 ओवर्स में यू मेड श्योर कि आप को एक स्टिफ टारगेट ही फेस करना पड़े। बिल्कुल, स्टिफ टारगेट तो एक बन गया था, बट आई थिंक हसन जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो आते ही आप उस तरह से रन रेट को एक्सेलरेट नहीं कर पाएंगे कंसिडरिंग कि विकेट किस तरह प्ले कर रहा था। और यही हमने ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स में भी नोट किया कि गोइंग टू द लेटर हाफ ऑफ द इनिंग बॉल जो थी वो बल्ले पर नहीं आ रही थी और काफ़ी मुश्किलात हो रही थी बैटर्स को। तो ये आई थिंक यहाँ से जज करना चाहिए था। बट अप्रोच की बात है, क्या वजह है कि अप्रोच हमें एक बार फिर वही नज़र आती है जो हम पाकिस्तान क्रिकेट पहले भी देखते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट ने सफ़र किया है माजी में भी। गफ़ार, आप क्या ऐड करना चाहेंगे? क्या वजह है कि हमें वही क्रिकेट दोबारा नज़र आ रही है जबकि सिस्टम चेंज हुआ, हायरार्की चेंज हुई, बहुत सी चीज़ें चेंज हुई, मॉडर्नाइजेशन की बात हुई, मॉडर्न क्रिकेट की बात हुई, क्रिकेट के जो मॉडर्न तरीके हैं जिस तरह दुनिया में खेला जा रहा है क्रिकेट, उस तरह बात हुई, बट एक बार फिर हमें वही सेम चीज़ें दोबारा नज़र आ रही हैं। देखिए अहमद, हसन ने काफी चीजों की निशानदेही कर दी, लेकिन मैं जिस पॉइंट को ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि अगर आप देखें गुज़िश्ता 1-2 साल से तो लिमिटेड ओवर्स में और T20 क्रिकेट बहुत ज्यादा हुई है। और पाकिस्तान पहले ही ODI क्रिकेट में स्ट्रगल कर रहा था और उसके बाद बहुत लंबे गैप आना ये हेल्प नहीं कर रहा है पाकिस्तान को टीम कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। दूसरा, जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो आपको फिर अपने होम पिचेस पर जो है ना कम से कम कमबैक करने का चांस मिल जाता है। आपको इंटरप्ट करूंगा गफार, एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। Here he goes again.
वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की, और पहले वनडे इंटरनेशनल में जिस तरह पाकिस्तान को शिकस्त हुई। गफार, आप कंटिन्यू करना चाहेंगे? जी अहमद, मैं कह रहा था कि पाकिस्तान की जो ओडीआई क्रिकेट है फॉर्मेट के अंदर हमारी कुछ कारकर्दगी और थोड़ी कंसिस्टेंसी का फुकदान है। आपको याद होगा इंग्लैंड में भी हम इंग्लैंड की एक बहुत ही बी टीम से हम वहां पे हार गए थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि होम ग्राउंड पर तो कम से कम आपको अटैकिंग अप्रोच रखनी चाहिए। मैं मानता हूँ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारा रिकॉर्ड बहुत बुरा है, हम उनके खिलाफ ज्यादा मैचेस नहीं जीत पाते, लेकिन अगर आप बगौर जायजा लें ऑस्ट्रेलिया के टैक्टिक्स का तो लगता है ये जैसे पाकिस्तान में जो काम हमें करना चाहिए वो कर रहा है ऑस्ट्रेलिया। 2 लेग स्पिनर के साथ कल मैदान में उतरे हैं, स्वेप्सन और जंपा के साथ। पाकिस्तान टेस्ट मैच में भी ये हमने किया था कि इफ्तिखार को 7वें नंबर पे खिलाएं, उनसे बॉलिंग करवा लेंगे। ना तो उनकी बैटिंग का कोई फायदा हुआ, ना उनकी बॉलिंग यूटिलाइज हुई। यहाँ पर भी हमें बैलेंस अपनी जो बरकरार रखने का हमें एक बड़ा आसान नुस्खा पता है। पाकिस्तानी मैनेजमेंट को बहुत अरसे से हम ये देखते आ रहे हैं कि बस बैटिंग लंबी कर लें। देखिए स्पेशलिस्ट बॉलर की तरफ जाना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया को अगर हराना है तो देखिए आपके पहले ही फास्ट बॉलर सारे तकरीबन जो है वो वसीम की बात कर ले, हसन की आउट ऑफ फॉर्म है, आप उस्मान कादिर को खिला सकते थे अलॉन्ग विद जाहिद महमूद। आप वो सोच तो लाएं जो श्रीलंका जिस अंदाज से अपने मुल्क में क्रिकेट खेलता है, भारत जिस अंदाज से अपने मुल्क में क्रिकेट खेलता है, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हैं। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की अप्रोच ठीक है सिलेक्शन में। आपकी गेम अप्रोच बाबर की हम डिस्कस कर रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि सिलेक्शन बेहतर बनानी पड़ेगी। आपको ऑस्ट्रेलिया को मंजर रखते हुए प्लान बनाना है, बजाय इसके कि आप अपने आप से डर रहे हो शिकस्त से, आप बैटिंग को लंबा करना चाह रहे हो और राउंडर्स भर्ती कर रहे हो कि वसीम जूनियर भी खेल लेंगे, इफ्तिखार को बैटिंग आती है। लेकिन कल आपने देख लिया कि विकेटें ऐसी हैं जहां 313 करवा देंगे तो फिर आपकी जितनी मर्जी बैटिंग लाइन हो आप नहीं कर सकते। हमें राइट बैलेंस करना पड़ेगा बॉलिंग बैटिंग के अंदर, एग्रेसिव अप्रोच का। हमें विकेटें लेने की अप्रोच बनानी पड़ेगी। आप देखिए कल इमामुल हक के खिलाफ जो लेग स्पिनर है उसको 5वें ओवर में लेके आ गए। हमने इन स्पिन को कब इंट्रोड्यूस किया? तो ये सारी वो चीजें हैं जो कैप्टनसी और पूरी मैनेजमेंट की अप्रोच को जो है डिफाइन करती हैं, और मुझे सबसे पहले इसी में जो है वो एक प्रॉब्लम नजर आ रही है कि हमारी अप्रोच ठीक नहीं है। बिल्कुल, अप्रोच का तो डेफिनेटली मसला है, और ये मसला खाली वनडे में नहीं, आई थिंक टेस्ट क्रिकेट से भी ये मसला आइडेंटिफाई होता आया, और आने वाले वक्तों में शायद अगर यही मसला T20 क्रिकेट में भी प्रजिस्ट करता है तो पाकिस्तान को मजीद मुश्किलात का सामना ज़रूर हो सकता है। हसन, अप्रोच की क्योंकि बात कर रहे हैं, एज ए कैप्टन बाबर आजम की अप्रोच की अगर आप बात करें तो व्हाट्स गोइंग थ्रू हिज माइंड? ज़रूर उनका पर्सनल माइलस्टोन तो ज़रूर अचीव हो गया, बट ही इज़ अ बेटर प्लेयर देन दैट। हमें पता है कि उनका फोकस हमेशा टीम के लिए होता है। जिस तरीके से कल वो स्वीप मारते हुए आउट हुए, आपको लगता है कि थोड़ा सा शेकी नज़र आ रहे हैं? आई डोंट थिंक शेकी वाली बात है, बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान का जो कप्तान होता है, जैसे हम बात करें कि एक ओडीआई आप हारे हैं, आपने 6 महीने से कोई वनडे मैच नहीं खेला होता, लेकिन इस पे इमीडिएटली आप देख लें कि हमारा इवन इस शो में भी बट इन जनरल भी आपके जो कॉन्वर्सेशन होती है, जो डिस्कशन होती है, जो डिस्कोर्स होता है आपके क्रिकेट के इर्द गिर्द, वो कितना प्रेशर रिलेटेड होता है। तो उससे आपको बाबर के स्टाइल ऑफ प्ले की भी समझ आती है कि ही रियलाइजेस कि आप सिर्फ एक वनडे या एक बुरी सीरीज दूर होते हैं सारा प्रेशर अपने ऊपर डलवाने से, कि यही वो बाबर आजम है जो अगर आप वर्ल्ड कप की बात करें, उसके बाद बांग्लादेश सीरीज की बात करें तो इसकी वाह हो रही थी। तो एक टेस्ट मैच हारे, एक वनडे मैच हारे, और इमीडिएटली उसके ऊपर सारे सवालात आ गए। जो गफार ने बात की है, आदि के साथ मैं एग्री करूंगा, आदि के साथ डिसएग्री करूंगा। जहां तक 2 लेग स्पिनर्स वाली बात है तो वो 2 लेग स्पिनर जैसे मैंने कल भी बात की थी, उनका खिलाने का कभी प्लान नहीं था। एस्टन एगार ने खेलना था उनका दूसरे स्पिनर के तौर पे। मिचेल स्वेप्सन का तो आप वनडे रिकॉर्ड डोमेस्टिक क्रिकेट का देखें, 50 से ऊपर की उनकी बॉलिंग एवरेज है। उनको तो ऑस्ट्रेलिया में कभी भी वाइड बॉल का, स्पेशली 50 ओवर की क्रिकेट का इतना बड़ा प्लेयर नहीं समझा गया। वो तो बिकॉज इज पार्ट ऑफ द स्क्वाड, बिकॉज उनके वो जो कोविड वाले सिचुएशन में तो दे वर फोर्स्ड टू प्ले विद हिम। बट जो दूसरी बात गफार ने की, उससे मैं एग्री करूंगा कि उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी वाली बात है कि जब आपके ऊपर लगा है कि पहले 10 ओवर्स में अगर आप देखेंगे 5 ओवरों में 6 ओवरों में 47 लगा हुआ था, उस वक्त आप कह सकते थे कि इमीडिएटली आपके पास अगर जाहिद, खुशदिल और इफ्तिखार हैं, 3 आपके पास स्पिनर्स थे जिन तीनों ने अच्छी बॉलिंग की है, यू कुड हैव यूटिलाइज्ड देम देयर। और इट्स नॉट लाइक कि वो यूज्ड टू नहीं है। जाहिद ने, मुझे याद है, पीएसएल में पावर प्ले में बॉलिंग की है, खुशदिल ने इस साल पीएसएल में पावर प्ले में बॉलिंग की थी, लेकिन पाकिस्तान ने पहले 10 के 10 ओवर जो हैं फास्ट बॉलर से करवाए, और 11वां ओवर सिर्फ एक दो जब फील्ड खुली है तब उन्होंने स्पिनर को चांस दी, जो कि एक थोड़ी सी कंजर्वेटिव सोच वहां पे आ जाती है कि पाकिस्तान को यही होता है कि जी स्पिनर जो है पावर प्ले में लगेगा तो उसको मारा जा सकता है। हालांकि अगर आप देखें अपनी रीसेंट हिस्ट्री में भी देखें, मोहम्मद हफीज जो रोल अदा करते रहे कि पावर प्ले में स्पिनर
इस तरह के पिचेस पे अगेंस्ट नॉन एशियन टीम्स जो है वो शुरू में ही फायदा दे सकते हैं, शुरू में स्टार्ट ऑफ देयर इनिंग्स, स्पेशली जो ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश और टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स होते हैं वो शुरू में स्ट्रगल करते हैं अगेंस्ट पे, एक दफा वो सेट हो जाए तो फिर दे कैन तो हसन प्ले क्या वजह है कि प्ले ये देम आउट। अप्रोच चेंज हो गई? आई मीन आप कितने अरसे से हमने देखा कि हम लोग इमाद वसीम के साथ बड़े कंफर्टेबल थे, मोहम्मद नवाज के साथ भी हम कंफर्टेबल रहे, एकदम से फिर क्यों ये अप्रोच आपको शिफ्ट होते हुए नजर आ रही है? आई अंडरस्टैंड कि वो दोनों प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे, आपके दोनों फास्ट बॉलर्स भी जिनसे अटैक कराया अगर वो इन्फॉर्म नहीं है आप इफ्तिखार अहमद से करवा सकते थे, तो क्या वजह है कि हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं रहे? आई थिंक ट्रस्ट की बात है, क्योंकि कल मैं देख रहा था कि आपकी को जो कल 11 खेली है उसमें से 5 या 6 ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने अभी तक 10 वनडे मैच नहीं खेले हुए। इवन हारिस रऊफ कल अपना 9वां वनडे मैच खेले थे। हम चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ वाबस्तगी रखते हैं तो हमें लगता है कि ये खिलाड़ी बड़ी देर से खेल रहे हैं, बट इनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है। हारिस के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल वनडे मिलाकर अभी 25 नहीं है। जाहिद महमूद का डेब्यू था, खुशदिल शाह अभी आई थिंक हार्डली 2-3 मैचेस खेले हैं, मोहम्मद वसीम का डेब्यू था। तो वो एक ट्रस्ट वाली बात आ जाती है कि आप हफीज की बात करें, अगर इमाद फॉर इंस्टेंस खेल रहा होता है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि इमाद जो है वो पावर प्ले का बॉलर, बट इट्स ऑल्सो अबाउट कि बाबर को एक आदत है कि उसको पता है कि इमाद ने मेरे साथ इधर ये मैचेस जितवाए हुए हैं, उसको मैं बॉल दूंगा, ये कर लूंगा, विच इज ऑल्सो बाय जो हसन की कंटिन्यूड इंक्लूजन जो है उसकी भी समझ आती है कि अगर शाहीन जब इंजर हुए हैं तो उसी वक्त मेरा ख्याल था कि पाकिस्तान प्रॉब्ली वनडे सीरीज में हसन को आफ्टर हिज फॉर्म इन द टेस्ट मैचेस शायद रेस्ट करे, लेकिन जब शाहीन की इंजरी है तो इमीडिएटली डीप डाउन आई न्यू कि वो हसन खेलेगा, क्योंकि बाबर का इमीडिएटली रिएक्शन यही होना है कि हम मुझे एक तो एक्सपीरियंस बॉलर चाहिए जो कि मेरे बॉलिंग अटैक को गाइड कर सके, उसकी जैसी मर्जी अपनी फॉर्म लगी हो एटलीस्ट वो बाकी फास्ट बॉलर के साथ काम कर सके, और वो एक ट्रस्ट वाली बात हो कि जब जहां पे मुझे ओवर्स निकालने हो आफ्टर द पावर प्ले। और आफ्टर द पावर प्ले हसन वाज प्रीटी डिसेंट, आई थॉट कि उसने आखिरी जो अपने 4 ओवर्स हैं उसमें ही वाज प्रीटी डिसेंट, नॉट ग्रेट बट लाइक जो असल मसला तो वो शुरू के 10 ओवर्स का ही था। बट एट द सेम टाइम वो फिर ट्रस्ट वाली जो बात है वो ठीक है, प्रेशर है आपके ऊपर, आपको सारा मीडिया, सारे एक्स प्लेयर, सारे यूट्यूबर्स उड़ाएंगे, इट डजंट मैटर, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो जो कल मैंने बात की थी कि आप कहते हैं बोर्ड की बैकिंग की जरूरत है, इस वक्त तो बोर्ड को बैकिंग की जरूरत है, इस वक्त तो बोर्ड कुछ कर भी नहीं पाएगा, इस वक्त कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा, जो बोर्ड की अपनी सिचुएशन है। तो यू कैन प्ले विद द फ्रीडम, आप उसने आजादी के साथ खेल सकते हैं, आप अपने डिसीजन ले सकते हैं, आप बड़े आराम से खुशदिल शाह से भी नई बॉल ओपन करा सकते थे, आप डिफरेंट चीजें कर सकते थे, आप अपने बैटिंग ऑर्डर में ऊंच नीच कर सकते थे कि अगर आपको लगा कि ऊपर जो है रन रेट थोड़ी हाथ से ऊपर जा रही है तो फिर आपने बात की इफ्तिखार को ज्यादा जल्दी तो नहीं भेज दे, मैं तो कहूंगा इफ्तिखार को ज्यादा लेट तो नहीं भेज दे, कि अगर जब बाबर आउट हुए हैं वहां पे अगर इफ्तिखार आते या वहां पे अगर खुशदिल आते और आपको एक वहां पे एक कंटिन्यूस रोल दे देते, क्योंकि इफ्तिखार और खुशदिल दोनों के होने से आपको ये फायदा है कि एटलीस्ट एक तो आपके पास डेथ ओवर्स का प्लेयर है ही है, क्योंकि दोनों की वो एक्सपर्टीज है, तो एक को आप ऊपर भेज के उसका फायदा उठा सकते हैं। मतलब मैं T20 की बात है, हमारी टीम की बात है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हम कोई सही करते हैं या गलत करते हैं, बट उसकी लॉजिक मैं समझा देता हूँ कि वन ऑफ द रीजन हम शादाब को ऊपर नंबर 3 या नंबर 4 पे खिलाते हैं इज बिकॉज कि हमें पता होता है कि आसिफ अली, फहीम अशरफ हमारे पास नीचे हैं, या पिछले साल लुइस ग्रेगरी भी थे कि जो एंड पे मार सकें, तो शादाब को ऊपर भेज के अगर शादाब आउट भी हो जाए तो हमारे पास डेथ ओवर्स की हिटिंग है। तो पाकिस्तान की जब बात आती है तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपके पास आसिफ अली, खुशदिल शाह, इफ्तिखार अहमद, आपके पास मल्टीपल प्लेयर्स खेल रहे हो। गफार ने बात की कि आपका डीप बैटिंग लाइनअप की ऐसा जरूरत नहीं है, आपका डीप बैटिंग लाइनअप जो है उसका फायदा हो सकता है अगर आप, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड ब्रेव, क्योंकि वो मैं क्रिकेट में इन चीजों में बिलीव नहीं करता कि ब्रेवरी और कावर्डिस और मतलब बुजदिली और दलेरी इस तरह की चीजों में मैं बिलीव नहीं करता, लेकिन लॉजिक की बात ये है कि अगर आपके पास खुशदिल पीछे, अगर आपका बिलीफ ये है कि हसन और वसीम आपको आखिर के 4-5 ओवर तक अगर गेम आ गई तो आपको जितवा सकते हैं, तो वहां पे क्या सेंस नहीं बनती कि खुशदिल या इफ्तिखार में से एक को पीछे रख के एक को वहां पे ऊपर भेज दें उसको कि यार तुम जाके 5 ओवर्स में 40 करने की कोशिश करो, गेम का मोमेंटम चेंज करने की कोशिश करो, रन रेट थोड़ा वापस नीचे लाने की कोशिश करो, ताकि अगर 20 आई थिंक 100 बॉलों पे 150 चाहिए था, अगर वहां पे वो 20 के ऊपर स्कोर किया था, 100 बॉलों पे 130 चाहिए होता, तो दैट वाज एन अचीवेबल स्कोर इवन ऑन दिस पिच, अगर आपके पास ज्यादा बैटिंग लाइनअप हो। तो ये एक चीज है जो आपको देखनी पड़ेगी कि आपका मतलब कि थोड़ी सी तो फ्लेक्सिबिलिटी हो, थोड़ी सी तो लॉजिकली आप देखें ना, कि अगर माना साउथ शकील हार्डली, मतलब वो भी 10 मुझे मैं बात करूं 6-7 लड़के अभी तक 10 वनडे नहीं खेले, साउथ भी उसमें से, आप साउथ को नीचे नहीं भेज सकते कि फिर वही बात आ जाती है कि आप उस खिलाड़ी को उस तरह फुल चांस दे रहे हैं। जाहिद का भी अगर मेरे ख्याल से कल उसका डेब्यू ना होता तो शायद उसको पावर प्ले में बॉलिंग करा देती, उसको भी थोड़ा प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि पहला मैच है तो आप थोड़ा इस तरह खेलते हैं, बट उस पर मैं एक
वाकया बताता हूँ आपको। पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज, गफार ने भी रेफरेंस किया था उसका भी, जो पाकिस्तान इंग्लैंड की लास्ट समर में सीरीज हुई थी, जिसमें इंग्लैंड की फर्स्ट 11 को कोविड की वजह से नहीं खेल पाई थी और इंग्लैंड की सेकंड 11 आपके खिलाफ मैचेस खेली थी। तो अगर आपको याद हो तो उसमें बेन स्टोक्स ने आके हर मैच में मारने की कोशिश की थी। तो मुझे याद है पाकिस्तान के एक साबिक कप्तान ने यूट्यूब पे भी आके कहा कि ये तो ऐसे लगता है, क्योंकि उसको जिस बॉलर ने आउट किया वो कह रहे थे कि ये तो विकेट नहीं काउंट होती, ये तो सर पे कफन बांध के आया होता, ये कौन सा क्रिकेट का खेलने का तरीका होता है, ये तो कप्तानी का रोल ही नहीं निभा रहे। तो उस पे मेरी उस इंग्लैंड की टीम के एक खिलाड़ी से बात हुई थी। मैंने कहा ये बेन स्टोक्स क्या कर रहा था वहां पे, मतलब आके वो 50 ओवर की क्रिकेट इस तरह से खेल रहा था जैसे 20 ओवर की क्रिकेट खेला, 20 ओवर भी नहीं 10 ओवर की क्रिकेट खेला था। वो आगे बस मारना शुरू हो जाता था, इवन अगेंस्ट बॉलर्स जिसके अगेंस्ट वो स्ट्रगल करता है। आपको याद होगा एक मैच में वो हसन अली के खिलाफ चार्ज करते हुए बोल्ड हुए, एक मैच में उन्होंने शादाब के 2 ओवर में शायद 18 या 20 कर लिए थे और फिर उन पे स्लॉग स्वीप मारते हुए आउट हुए। तो जब मैंने ये सवाल पूछा तो इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ी से, तो उसने मुझे जवाब ये दिया कि स्टोक्स ने उस सीरीज से पहले हमें कहा कि मैं इस तरह से खेलूंगा क्योंकि तुम सब हो नए इस कल्चर में, आई विल लीड फ्रॉम द फ्रंट, मैं दिखाऊंगा कि इंग्लैंड की टीम किस तरह से खेलती है, और कि अगर आप मारते मारते 10-12 बॉलों में 20 करके भी आउट हो जाओ तो आपको शाबाशी मिलेगी ड्रेसिंग रूम में, आपको वेल डन ही मिलेगा, आपको यही सुनने को मिलेगा कि आपने अपना रोल भरपूर निभाया है। तो ये जो चीज, जब लीडरशिप की हम बात करते हैं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट की बात करते हैं, कल्चर डेवलप करने की बात करते हैं, तो ये आपके सामने एक ऑब्वियस मैं एनेक्डोट रख देता हूँ। और मेरा सवाल अब आपसे, गफार आपसे भी और अहमद आपसे भी है, क्योंकि आप भी क्रिकेट समझते हैं, आपके ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसी सोच है कि बोर्ड छोड़ें, पुरानी क्रिकेट छोड़ें, नई क्रिकेट छोड़ें, पाकिस्तान क्रिकेट में इवन क्लब लेवल ऑनवर्ड से क्या ऐसी सोच है कि नहीं है? जी गफार, पहले मैं चाहूंगा आप इसका जवाब दें और फिर मैं जवाब देता हूँ। यार इसका बड़ा आसान सा जवाब है कि नहीं है। उसकी वजह तो मुझे नहीं पता कि इनसिक्योरिटीज हैं या चांसेस ना देना है, वट एवर, लेकिन शॉर्ट आंसर तो इसका खैर है नहीं। चूंकि हमने ऐसी ब्रांड ऑफ क्रिकेट ना तो डेवलप की है और ना हम खेलते हुए आ रहे हैं। अगर आप बखूबी जायजा लें थोड़ा सा पीछे जाकर, तो आपका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वनडे और आपकी जो स्पेशली वनडे फॉर्मेट में, वो फखर जमान है। बिकॉज वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो इम्पैक्ट प्लेयर हैं, जो मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ बेन स्टोक्स की तरह आके अप्रोच रखते हैं, लेकिन कमर पेश उनकी अप्रोच अपने तौर पे ये होती है कि मेरा काम है अटैक करना, और वो उसी अप्रोच से खेलते हैं। और मेरा तो ये बिलीव है कि अगर फखर जमान अगले 2 मैचेस में रन करते हैं तो ये टीम आपको डिफरेंट नजर आएगी, क्योंकि उनका रोल ऐसा बन जाता है कि वो पाकिस्तान को एक कहते हैं ना इनिशिएट करके देते हैं, इंटेंट उनकी होती है। बट उसके बाद मुझे थोड़ी सी वन डायमेंशन बैटिंग नजर आ जाती है, जहां पर रिजवान, बाबर, सऊद शकील, इफ्तिखार, खुशदिल एक ऐसे प्लेयर हैं जिनके बारे में हम जानते हैं कि वो लंबा भी खेल सकते हैं और तेज खेल सकते हैं, और फिर बड़ा कॉन्फिडेंट प्लेयर है वो। लास्ट ईयर उसका मुल्तान सुल्तान से भी जो PSL हुआ बहुत तगड़ा गया, और उसका कॉन्फिडेंस की बॉलिंग में कल भी दिख रहा था हमें। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की जो अप्रोच है वो नहीं है ऐसे, और इसी का हमें जो है ना कोई हल निकालना पड़ेगा कि हमारा फखर जमान के आउट होने के बाद कोई प्लान भी है। क्योंकि रिजवान बतौर वनडे प्लेयर उनकी पोजीशन, मैं अभी हसन ने मेरी तरफ सवाल किया था तो मैं हसन की तरफ एक सवाल भेजने लगा हूँ, क्योंकि मैं ये उनसे समझना चाहता हूँ कि, और अहमद आप भी अगर इसमें ऐड करना चाहें, कि रिजवान बतौर टेस्ट प्लेयर और T20 प्लेयर उनके रोल डिफाइन है। वो T20 में बहुत अच्छे रोल अपने प्ले कर रहे हैं, उसपे डिवाइडेड जरूर है लोग कि क्या वो तेज खेलते हैं नहीं खेलते हैं, स्ट्राइक रेट कैसा है। बट अगर उनका रोल देखें तो बड़ा क्लियर है कि उन्होंने बतौर ऑप्टर आकर बाबर के साथ पाकिस्तान को लंबा स्ट्रेच करके एक प्लेटफॉर्म देना है। मुझे नहीं मालूम कि अगर मुझे मौका मिले प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो मैं पूछ लूं कि रिजवान का वनडे में रोल अभी हमारा, मतलब हमने क्या उसको डिफाइन किया है, और वो T20 में जितने बड़े प्लेयर हैं वो वनडे में उतने बड़े प्लेयर अभी तक नहीं बने। गो कि उनकी 2 सेंचुरियां जरूर हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जो उन्होंने अपने कैरियर के शुरू में की थी, आपको याद होगा वर्ल्ड कप से पहले। बट मुझे थोड़ा सा ये भी है कि पाकिस्तान की बैटिंग में कुछ वन डायमेंशन अप्रोच है फखर के अलावा, और फिर वो खुशदिल अभी वो स्टैब्लिश नहीं है, यंग है अभी। उनको हमारे यहाँ ये भी बड़ा मसला है कि हमने जैसे वर्ल्ड कप से पहले आंखें बंद करके पहले सिलेक्ट किया परफॉर्मेंस पर, और फिर हमने T20 की चंद मैचेस पर हमने अपने पावर हिटर्स को, आजम को, खुशदिल को, और एक आध और मुझे नाम याद नहीं आ रहा, हमने उनको ड्रॉप कर दिया। तो खैर पावर हिटर तो ऐसे डेवलप नहीं होंगे, आपको वो मैच जितवा के दे सकते हैं 5 में से 1 जब मौका पड़े, तो फिर वो आपका वो अपना काम कर रहा है। बट अगर वो हम उसको इस तरह जज करेंगे कि उसे 5 में से 1 मैच में सिर्फ रन किए तो फिर तो डेवलप होना मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि हमारी जो बैटिंग है, मिडिल ऑर्डर और फिर टॉप ऑर्डर, फखर के अलावा इसमें हमें कुछ सोच विचार की जरूरत है। ये मेरी ओपिनियन है, माइट भी क्या आप लोग इससे डिसएग्री करें। जी आई थिंक गफार आप एक
ऐसी चीज़ की तरफ इशारा करें जो वाकई पाकिस्तान में प्रजिस्ट करती आई है कि रोल डिफाइन नहीं हुआ। आई थिंक अगर पर्टिकुलरली भी हसन ने जिस तरह पहला सवाल किया, तो मैं क्योंकि खुद क्लब क्रिकेट स्ट्रक्चर का पार्ट रहा हूँ, आगे फिर कॉलेज क्रिकेट, यूनिवर्सिटी क्रिकेट में भी कप्तानी की, एंड फिर ऑब्वियसली प्लेइंग फॉर पीटीवी इटसेल्फ। आई थिंक ये बड़ा एडमेंट है कि हमें शुरू से ही ऐसी इनसिक्योरिटीज़ दी जाती हैं जहाँ पर हमें पता है कि अगर हम विकेट पर नहीं स्टे करेंगे, टो द लाइन नहीं करेंगे, लंबा नहीं खेलेंगे, जिस तरह इमाम कल खेल रहे थे कि उनको पता था कि मुझे ये माइलस्टोन चाहिए टीम में जगह बनाने के लिए, जबकि एबिलिटी ज़रूर है। हमने देखा कि इमाम के पास भी एबिलिटी है कि वो एग्रेसिवली खेल सकते हैं। मिड विकेट पे छक्का लगाया, डाउन द ट्रैक छक्का मारा, जब उन्होंने एक्सेलरेट किया तो ऑलमोस्ट रन बॉल आ गए, तो एबिलिटी तो ज़रूर है। बट आई थिंक वो इनसिक्योरिटीज़ दूर करनी पड़ेंगी कप्तान को और मैनेजमेंट को। क्या वजह है कि यही प्लेयर्स लीग में हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, स्पेशली फ़खर जमान। अगर आप उनका PSL का सीज़न देखें तो मैनेजमेंट की पूरी बैकिंग थी लाहौर कलंदर्स की, और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया। बट पाकिस्तान टीम में भी उनका रोल डिफाइंड है, उनको पता है। बट हसन, अगर पर्टिकुलरली गफार का सवाल ही हम करें कि क्या मोहम्मद रिजवान का रोल डिफाइंड है वनडे क्रिकेट में, कि ये रोल होना चाहिए उनका? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि आई डोंट थिंक कि एज सच वो डिफाइंड है, और पाकिस्तान को यही सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। जो गफार ने बड़ी एक पर्टिनेंट बात की है कि आपका, अगर आपके पास इमाम 2, बाबर 3, सऊद 4, रिजवान 5 हैं, जो मॉडर्न वनडे क्रिकेट है, ठीक है, एक तो इंग्लैंड वाला स्टाइल है ना कि बस आओ आओ और आगे चलाओ। बट अगर आप बात करें जो ज्यादातर टीमें खेलती हैं, तो वो ये कोशिश करती हैं एक बंदा बिल्ड करे और एक बंदा अटैक करे। अगर आप कल भी देखें, ऑस्ट्रेलिया ने 10 ओवर में 70 प्लस किया है। आयरन फिंच का क्या था स्कोर? 10 बॉलों पे 20 बॉलों पे 10 था, 30 बॉलों पे 15-18 स्कोर था। वो आराम से होल्ड कर रहे थे और ट्रेविस हेड जो थे वो मार रहे थे। पाकिस्तान की ओपनिंग की तो समझ आती है कि इमाम एंकर करेगा। अब एंकरिंग में भी बात जो आती है कि एंकरिंग में भी आपका स्ट्राइक रेट जो है वो 80, 85, 90 तक का होना चाहिए। ये नहीं कह रहा कि रन बॉल होना चाहिए। इमाम का मैं आपके साथ इस बात पे डिसएग्री करूंगा। आई थॉट कि कल जो इमाम वाली इनिंग थी माइट हैव बीन, मेरी नजर में उसकी अभी तक की वनडे क्रिकेट की बेस्ट इनिंग थी, क्योंकि उसने एक्चुअली रन बॉल थ्रू आउट खेला है। जो कि एक इमाम से मेरी हमेशा शिकायत रहती है कि उसके पास एबिलिटी है रन बॉल खेलने की, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, जो गफार बात कर रहे हैं कि एक साइड पे एंकर है, दूसरी साइड पे अगर मारने वाला है, तो लेट से फखर आउट हो जाता है जैसे वो कल हो गया, तो हु इज द वन जो मारने जाएगा? कल इमाम और बाबर बिल्ड कर रहे थे, बाबर आउट हुए, फिर सऊद और इमाम बिल्ड कर रहे थे, फिर सऊद आउट हुए तो रिजवान ने भी आके बिल्ड ही करना था। तो वो थोड़ा सा इश्यू आ जाता है। एंड देन इट्स नॉट अबाउट एबिलिटी की बात नहीं है, फ्रीडम और उसकी बात है, आपके पास लाइसेंस कितना है। क्योंकि आपने रिजवान की अगर T20 की परफॉर्मेंस देखें, उसमें जो सबसे की एलिमेंट है वो ये नहीं है कि वो 125 या 130 के स्ट्राइक रेट पे खेलता है या जिस तरह मर्जी खेलता है। उसमें सबसे की एलिमेंट ये है कि वो 50 के एवरेज में स्कोर करता है। गफार की बात से मैं एग्री करता हूँ कि वो शायद T20 में शायद आइडियल ना हो, बट अगर एक बंदा, एक, मैं नहीं कहता 125 से 130 की स्ट्राइक रेट से स्कोर करे, 100 की स्ट्राइक रेट से स्कोर करे, लेकिन अगर वो T20 में 50 की एवरेज रख सकता है, तो वनडे में बड़े आराम से 40-45 की एवरेज रख सकता है। अगर T20 में जहाँ पे आपने ज्यादा मारना होता है, ज्यादा आपको रिस्क लेने होते हैं, वहां पे वो आउट उसको करना एक मुसीबत का काम है। तो वनडेज में तो उसके लिए ज्यादा आसान होनी चाहिए गेम। तो ये आई थिंक इट्स नॉट ठीक है। आप कह सकते हैं कि 2 से 5 तक आपके पास एक और, मतलब बात करते हैं एक्स फैक्टर वाली, एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्ले खेलने वाले प्लेयर की बात होनी चाहिए। वो अगर आपके पास नहीं भी है, तो आपके प्लेयर्स के पास ये फ्रीडम होना चाहिए, उनको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि स्पेशली अब लेट से आप बाबर के साथ खेल रहे हैं फॉर इंस्टेंस, बाबर का आपको पता है कि वो लंबा लेके जाएगा। अब अगर बाबर लंबा लेके जा रहा है, तो फिर इट मेक सेंस कि दूसरे एंड पे जो भी है, कल इमाम था या कोई और होता, वो फिर थोड़ा एग्रेसिव रोल अपनाए, वो कोशिश करे मोर देन रन बॉल जाने की। 300 की चेस, अगर आप बेसिक इसको मैथमेटिकल एक इसकी डिस्टिंक्शन करें, इसको डिवाइड करें, तो क्या है, आपने अगर 40 ओवर में रन बॉल स्कोर करते हैं, 240 स्कोर होता है, आपको आखिरी 10 ओवर में 73 चाहिए, राइट? लेट से आपकी 4, 5, 6 विकेटें इन हैंड हैं, तो 8 टाइम्स आउट ऑफ 10 आप वनडे क्रिकेट में वो मैच जीत जाते हो। तो आपका एम क्या होना चाहिए कि 240 तक का स्कोर करो 40 ओवर्स में। अब 240 तक का स्कोर करना 240 बॉलों पे क्या है, आपके जो टॉप 4 प्लेयर्स हैं उन सबको रन बॉल स्कोर करना है। अगर उनमें से कोई एक मार लेता है, फखर का भी मार लेता है या बाबर का भी मार लेता है या कोई और का भी मार लेता है, तो फिर वो दूसरे की सिचुएशन कवर कर जाता है। बट आपका एम ये होना चाहिए 35 ओवर में 210 या 40 ओवर में 240, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, और उसके बाद आप एक्सपैंड करो। अगर आप इंडिया की बात करें, इंडिया एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, उनका एम यही होता है कि 30 ओवर्स में वो 160 से 180 तक स्कोर करें, 5.5 से 6 की औसत पर स्कोर करें, और उसके बाद
जो भी सेट बैट्समैन है, वैसे वो विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, शिखर धवन है, अगर वो 30 ओवर खेल गए तो फिर वो 30वीं ओवर बाद मारने पे आ जाएंगे। और बिल्कुल वहां पे अगर विकेट गिरती है, श्रेयस अय्यर आता है, ऋषभ पंत आता है, वो रना बॉल, अगर हमने उनको रना बॉल रोक लिया तो फिर वो बॉलिंग टीम की एक कामयाबी होती है। तो ये जो चीज है आपको थोड़ी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। ठीक है, इतना एक्सपीरियंस बैटिंग यूनिट नहीं, इतनी एक्सपीरियंस टीम नहीं है, बट वही बात, मैं इंग्लैंड की जो सेकंड 11 की बात करूंगा जो पाकिस्तान के खिलाफ पिछली समर्स खेली है, उनका उनका भी आपको पता है कितने कोई एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे, बट द स्टाइल ऑफ प्ले, द ब्रांड ऑफ क्रिकेट वो बहुत ऑब्वियस था कि जिस तरह से इंग्लैंड खेलती है, एक प्लेयर निकलता है, दूसरा सेम रोल वाला आ जाता है। पाकिस्तान का अगर आज रिजवान जाता है, हारिस आएगा, क्या आपके ख्याल से हारिस वो वाला रोल प्ले करके जो रिजवान कर रहा है? साउथ अगर बैठता है, साउथ की जगह 4 पे आई गेस इफ्तिखार थोड़ा ऊपर आ जाता है, कि इफ्तिखार वो वाला रोल प्ले करेगा कि नहीं करेगा? तो वो वाले सवाल आते हैं आपके। एंड आई डोंट थिंक इट्स अ क्वेश्चन ऑफ पर्सनल, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शन, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कि आपका स्टाइल ऑफ प्ले क्या है। और आपको अगर खेलनी है मॉडर्न क्रिकेट, हम मॉडर्न क्रिकेट बात करते रहते हैं, हम मॉडर्न क्रिकेट तब से बात कर रहे हैं जिस जमाने की मॉडर्न क्रिकेट भी आप मॉडर्न नहीं रही। तो एट सम पॉइंट तो आपको दुनिया के शाना बशाना आना पड़ेगा ना। बिल्कुल। आई थिंक ये बड़ा पर्टिनेंट है कि हम जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट की बात करते हैं, जब तक हम उस मॉडर्न क्रिकेट पर पहुंचेंगे वो मॉडर्न क्रिकेट और आगे चली जाएगी। बट इन एनी केस दूसरा वनडे इंटरनेशनल कल खेला जाएगा। बराह रास्त आप पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी हाई डेफिनेशन में क्रिकेट को एंजॉय कर सकते हैं। पाकिस्तान के लिए अब ये मस्ट विन है, अगर हारते हैं तो सीरीज हार जाएंगे। तो डेफिनेटली हम उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ गलतियों पर काम करके अप्रोच ठीक करनी है। आई थिंक दोनों गेस्ट ने भी और मैंने भी, जिस तरह इस चीज़ को हम एनालाइज कर रहे थे तीनों, कि अप्रोच आपको ठीक करनी पड़ेगी। एबिलिटी ज़रूर है, थोड़ी सी अप्रोच आपको पॉजिटिव लेकर आनी पड़ेगी और तब जाकर आप मैचेस को जीतना शुरू करेंगे। अगर नहीं भी जीतते तो वो अप्रोच नजर आनी चाहिए कि हाँ किसी इंटेंट से हारे। तो ये जरूर है, कल वो इंटेंट नहीं नजर आई। बात करते हैं पाकिस्तान कप की, जिसका दूसरा सेमीफाइनल जारी है, जिसमें बलोचिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त बारी करते हुए 263 रन बनाए 47.5 ओवर्स। ऑब्वियसली 2 ओवर शॉर्ट थे, मोस्ट प्रॉब्ली 300 तक जा सकते थे, बट ऑल आउट हो गए। सिंध की बारी जारी है, पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर आप लाइव मैच देख सकते हैं। सिंध को मजीद 95 रन ऑन 77 डिलीवरीज आर रिक्वायर्ड। अगर आप अभी बात करेंगे तो यूसुफ क्रीज पर मौजूद हैं, जो कि कह रहे 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, 5 विकेट्स हैं। अभी ही कुछ देर पहले 2 खिलाड़ी इनके आउट हुए, जिसमें खुरम मंजूर जिन्होंने 55 रन बनाए और बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट थी। आई थिंक यहाँ से मैच का टोन थोड़ा सा चेंज हुआ। हसन मोहसिन आप साथ देंगे यूसुफ का। 95 रन चाहिए, 77 गेंदें बाकी हैं। करंट रन रेट है 4.55 की, जबकि रिक्वायर्ड 7.40 की। जी गफार, क्या कहना चाहेंगे? सिंध की बारी तो जारी है और दूसरी तरफ हमें यह पता है कि खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर फाइनल में पहुंच चुकी है। जब वो फाइनल में आ रहे हैं, पिछले कोई 12 महीने से तो सारे फाइनल जीत रहे हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द फाइनलिस्ट टीम। लेकिन आई थिंक थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा, एक एंगल जो हमने डिस्कस नहीं किया मेरे ख्याल में, वो थोड़ा सा आखिर में, अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान कप को ही लेकर, कि आई अंडरस्टैंड कि इसकी जो टाइमिंग है वो किस वजह से, पीएसएल की वजह से हमें आगे करनी पड़ी, फिर हमारी वनडे टीम की सिलेक्शन हुई। बट नेशनल वनडे कप कराने का मकसद, उसमें से कोई प्लेयर ढूंढना या कोई टॉप परफॉर्मर पाकिस्तान टीम में आना, क्या ऐसी कोई चीज़ हम मैनेज कर सकते थे? दूसरा, आईसीसी वर्ल्ड सुपर लीग, जिसके तहत आपकी जो 7 टीमें हैं अलॉन्ग इंडिया, 8 डायरेक्ट क्वालिफाई करेंगी, 2 टीमों को क्वालिफाई खेलना पड़ेगा। कल भी इस बारे में बात हुई थी तो लोग कह रहे थे कि एक जगह स्टेज से बात कर रहे थे कि मैं बोला नहीं अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। लेकिन आप 11वें नंबर पे हैं भी आप, और बाकी टीमें आपसे ऊपर हैं और उनके हाथ में अपने मैचेस भी हैं। मतलब अगर वो अपने मैचेस जीतना शुरू हो जाएं और शायद हम जीते हैं, और कल अभी ये बहुत जरूरी होगा कि हम अगले मैचेस वो इस इंटेंट से खेलें कि अब जो अहमद बात है ना, उससे ये नहीं रही कि हमने इस सीरीज को बचाना है, ये सीरीज को जीतना है। हमें तो इस सीरीज से जुड़कर अब वर्ल्ड कप को और सुपर लीग क्वालिफायर को देखना है, क्योंकि ये भी मुसीबत आ गई है कि अब आप अपनी सीरीज जीते आ रहे हैं और ठंडे होकर नहीं बैठ सकते। अब आईसीसी के रूल और कुछ ऐसे बन गए क्वालिफायर के कि अब आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, तो वही चलेगी जो कंसिस्टेंसी रखेगी और फिर उसको कैरी फॉरवर्ड करेगी। तो ये वाला टॉपिक आई एम श्योर हसन की इस पे भी नजर होगी, आपकी भी, कि वर्ल्ड सुपर लीग वाला मामला आगे चल के बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। बिल्कुल गफार, आई थिंक मजीद इस पर जरूर गुफ्तगू करेंगे। टाइम की काफी कमी है, बट अब्दुल गफार बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन करते हैं। हसन, फाइनल थॉट्स वेरी क्विकली बिफोर आई मूव ऑन। पाकिस्तान कप के खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर फाइनल में पहुंच चुकी है, दूसरी तरफ हमें पता है बलोचिस्तान और सिंध का मैच जारी है। कोई
ऑडियो का इशू आ रहा है हसन, आपकी आवाज़ मेरे तक नहीं पहुंच सकी, टेक्निकल इश्यूज, बट आई एम श्योर हसन जिस तरह हमेशा कहते आए हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है बहुत ही ज़बरदस्त जा रही है और वो तमाम डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स जो हैं वो डोमिनेट करते जा रहे हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। बट ओवरऑल बलूचिस्तान और सिंध में से एक टीम आज फाइनल में जगह बनाएगी और कल फाइनल खेला जाएगा जो कि खैबर पख्तूनख्वा और आज जीतने वाली टीम के दरमियान होगा। यह है पाकिस्तान कप वनडे टूर्नामेंट 2022। अब आपसे बात करते हैं स्क्वॉश की, और स्क्वॉश में जिस तरह कि हमने आपको बताया कि बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हुआ DHA इंटरनेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप जो कि इस्लामाबाद में जारी है, उसके फाइनल में दोनों पाकिस्तानी प्लेयर्स ने अपनी जगह बनाई है। बड़े ज़बरदस्त मुकाबले देखने को मिले, बड़ा इंटेंस रहा, और जब आप इसकी बात करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबले हमने देखे हैं। जब हम इसकी बात करते हैं ओवरऑल पाकिस्तान में स्क्वॉश का कैलेंडर भी बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है, चाहे वो इंटरनेशनल मुकाबले हों या डोमेस्टिक सतह पर हों, और बड़ा ज़बरदस्त एक्शन स्क्वॉश का हमें देखने को मिल रहा है। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन के विंग कमांडर अरमगान सर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स 360। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, खैरियत से जी? सर अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सर क्या कहना चाहेंगे DHA इस्लामाबाद इंटरनेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप अंडर द पेट्रोनेज ऑफ पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन मूविंग टू द फाइनल? हमें पता है 2 पाकिस्तानी प्लेयर्स ने जगह बनाई है, एक बार फिर बड़े इंटेंस मुकाबले देखने को मिले। थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल तो जी कि मुझे आप लोगों ने मौका दिया और लाइन पे लिया, ये एक फ़ख्र की बात है हमारे लिए बीइंग पाकिस्तानी के बड़े अरसे बाद पाकिस्तान में एक टूर्नामेंट मुनक्कद हुआ और उसका फाइनल दोनों पाकिस्तानियों के दरमियान हो रहा है। इसमें नूर जमान और आसिम खान मद्दे मुकाबिल हैं। नूर जमान एक अपकमिंग यंगस्टर है, पाकिस्तान की फ्यूचर होप है और ये कमर जमान साहब का पोता है। आसिम खान एक सीजन पाकिस्तानी सीनियर प्लेयर हैं जो कि पाकिस्तान नंबर 2 हैं और वर्ल्ड नंबर 58 हैं। उनका आपस में मुकाबला है, दोनों ही बड़े सख्त मुकाबलों के बाद गैर मुल्की हरीफों को हराकर फाइनल में पहुंचे हैं। तो हम होप करते हैं कि बहुत ज़बरदस्त मैच होगा। और साथ ही साथ मैं DHA इस्लामाबाद AG लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक, ब्रिगेडियर वकार, टूर्नामेंट डायरेक्टर कर्नल नाम को भी स्पेशल अप्रिसिएशन देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे कहने पे ये $12,000 का टूर्नामेंट मुनक्कद कराया और हमारे प्लेयर्स को इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ मुकाबले का ये मौका फराहम किया है। और मेरी बात भी हुई है काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर्स से, they were all praised for the lovely hospitality extended by the DHA Islamabad at Jacaranda Family Club. सर क्योंकि हमें मौका मिला है कि हमने पिछले काफ़ी अरसे में पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन के साथ ज़रूर काम किया, हम कवर भी करते रहे तमाम टूर्नामेंट्स, तो एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं चाहूँगा आप अपनी कैपेसिटी में सेक्रेटरीज पे ज़रूर कमेंट करें कि पिछले कुछ अरसे में इवन ड्यूरिंग कोविड जो पाकिस्तान ने टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कराए हैं, स्पेशली इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स की जब आप बात करते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त इंटरनेशनल एक्सपोजर रहा कि बहुत से प्लेयर्स मुख्तलिफ ममालिक से बड़े ईगर रहे हैं पाकिस्तान में आकर खेलने के लिए। और अगर हम प्राइज़ मनी की भी बात करें तो वो भी इतनी हैंडसम रही है, इतनी अट्रैक्टिव रही है कि हमने बड़े ज़बरदस्त कंपेटिटर्स को बुलाया पाकिस्तान में। बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे ही कोविड में हमें थोड़ी सी ब्रेक नजर आई तो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन के चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर, वो और उनकी सरबराही में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एयर मार्शल आमिर मसूद, उनकी गाइडेंस थी कि हम फौरन से पहले दोबारा से स्क्वॉश की एक्टिविटीज़ को बहाल करें। उसमें हमने भरपूर एफर्ट की। हमने चीफ ऑफ एयर स्टाफ इंटरनेशनल जो कि $30,000 का, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इंटरनेशनल $20,000 का, इससे मुतअद्दिद टूर्नामेंट्स 10,000, 12,000, 20,000 के, और अभी रिसेंटली कराची में $50,000 का टूर्नामेंट मुनक्कद किया सिंध स्क्वॉश एसोसिएशन ने। तो सारी एनर्जीज हम इसमें लगा रहे हैं कि जितनी हम इंटरनेशनल स्क्वॉश को पाकिस्तान में जल्द से जल्द वापस आएँ ताकि हमारे प्लेयर्स को हमारी मुल्क में ही चांसेस मिलें डिफरेंट इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ खेलने के, और वो अपने रैंकिंग पॉइंट लेके अपनी रैंकिंग को मजीद बेहतर बना सकें। सर ओवरऑल वो लोग जो जानना चाहते हैं या जो इतने वाकिफ़ नहीं हैं अभी तक, जो हमने स्क्वॉश का स्ट्रक्चर इंप्रूव होते हुए देखा है पाकिस्तान में, जिसका आई थिंक सबसे ज़्यादा क्रेडिट पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन और पाक फ़िज़ाइया को ज़रूर जाता है, इसमें जो हमारा अब यूथ की तरफ फोकस है सर, उस पर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमने देखा है पिछले कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है कि हम अपने यूथ को इस लेवल पर तैयार करें जहाँ पर मुस्तकबिल में वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करें और पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल सतह पर एजाज़ जीत कर ला सकें। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है माशाल्लाह। इससे पता लगता है कि आपकी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट भी है माशाल्लाह स्क्वॉश के लिहाज से। डेफिनेटली यस, पिछले कुछ अरसे में हमारा मेन फोकस जो है वो यूथ को टैप करने के लिए, इसके लिए हम टैलेंट हंट प्रोग्राम हमने रन किए हुए हैं जो कि हम स्कूल कॉलेजेस को टैप कर रहे हैं। सारे प्रोविंसेस में हमारी जो एसोसिएशन हैं वो स्कूल कॉलेजेस को टैप कर रही हैं, वहाँ से रॉ टैलेंट को लेके उसको रिफाइन करने का प्रोग्राम हम कर रहे हैं। इसके अलावा हम
डिफरेंट मौकों पे कैंप्स लगा रहे हैं, अंडर 11, अंडर 13, अंडर 15, 17 और 19। इसके अलावा हमने एज ऑन द डायरेक्शन ऑफ और सीनियर हायरार्की हम लोगों ने अब साल में 4 नेशनल जूनियर टूर्नामेंट कर दिए हैं, जिसका कल्मिनेशन होगी नेशनल जूनियर चैंपियनशिप से। तो हर क्वार्टर में एक एक टूर्नामेंट होगा, जिसमें 6 कैटेगरीज में 5 नेशनल अंडर 11, अंडर 13, अंडर 15, 17, 19 फॉर बॉयज एंड अंडर 19 फॉर गर्ल्स, उसका इनेकाद करेंगे। एंड दिस इज ऑल टू टैप यंग टैलेंट और उसको ग्रूम करके फ्यूचर चैंपियन बनाने के लिए। बिल्कुल सर, मेरे ख्याल से बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे, बट इस मौके पर मैं आपका बतौर सेक्रेटरी पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन के, पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन का और पाक फ़ज़ाइया का गुज़ार हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कौम की तरफ से कि आपने पाकिस्तान स्क्वॉश की पेट्रनेज तो ज़रूर ली है, बट इतने अच्छे तरीके से हम देख रहे हैं कि टूर्नामेंट्स मुनक्किद किए जा रहे हैं और यूथ पोटेंशियल को भी टैप किया जा रहा है, तो आपका बहुत शुक्रिया सर। जी, ये थे विंग कमांडर अरमगान जो सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन की, और जिस तरह उन्होंने बताया कि पेट्रनेज जब आप बात करते हैं पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन की, प्रेसिडेंट एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू जो पाक फ़ज़ाइया के सरबराह हैं, और इसके अलावा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एयर मार्शल आमिर मसूद की का जो विजन है कि यूथ पोटेंशियल को टैप किया जाए और पाकिस्तान मुस्तकबिल में वापस वो ग्लोरी रिस्टोर कर सके, तो आई थिंक उसकी तरफ जो सफ़र चल रहा है वो बड़ी तेज़ी से जारी है। मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, हमारे रिपोर्टर हैं ज़ीशान क़य्यूम जो वहाँ वेन्यू पर मौजूद हैं जहाँ पर ये फाइनल खेला जाना है। 5 बजे हमें बताया गया कि इसका फाइनल खेला जाएगा, इंटरनेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप। ज़ीशान से बात करते हैं। ज़ीशान, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? बड़ा जबरदस्त टूर्नामेंट रहा, पर दोनों पाकिस्तानी फाइनल में हैं, तो क्या माहौल है वहां पर? जी बिल्कुल, 5 बजे फाइनल होना है और माहौल तो बड़ा जबरदस्त है। और 5 रोज तक जिस तरह से इवेंट रहा है, 26 तारीख को ये शुरू हुआ था, तो काफी अच्छी थी, गहमा गहमी थी और अरेंजमेंट बड़े जबरदस्त थे। और जो गैर मुल्की खिलाड़ी थे, हमने उनसे भी इस दौरान गुफ्तगू की, तो वो भी बड़े ज्यादा खुश थे यहाँ पे, ना सिर्फ अरेंजमेंट से बल्कि जो पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत ज्यादा मशहूर है, उससे भी बहुत ज्यादा खुश थे। और वो कह रहे थे कि हमें यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा मोहब्बत मिल रही है। और कुछ लोग तो जो थे वो पहले भी आए हुए थे, एशियन चैंपियनशिप यहाँ पर खेल चुके हैं, और कुछ का ये पहली दफा तजुर्बा था। तो जो पहली मर्तबा आए थे वो तो बहुत ज्यादा खुश गए हैं, क्योंकि अब फाइनल तो दोनों पाकिस्तानियों के दरमियान है, इसलिए हम किसी गैर मुल्की को तो नहीं देख सकेंगे। ये एक किस्म से पाकिस्तान के स्क्वॉश के लिए बहुत अच्छा है कि ना सिर्फ फॉरेन प्लेयर्स आकर यहाँ पे हंसी खुशी खेलते हैं, वापस जाते हैं खुशगवार यादें लेकर, बल्कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो फॉरेन प्लेयर्स के साथ खेल कर ना सिर्फ अपनी गेम बेहतर कर रहे हैं, बल्कि वो फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर रहे हैं। आज भी देखें कि 2 फाइनलिस्ट जो है वो पाकिस्तानी हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो स्क्वॉश का अब फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है, और इंशाल्लाह जो खोया हुआ हमारा मुकाम है वो हमें जल्द वापस मिलने की तवक्को है। ज़ीशान, आप माजी में भी कवर करते रहे हैं स्क्वॉश के जितने टूर्नामेंट्स हुए हैं। हम अगर इसी साल की बात करें तो हमने साल के शुरू से ही काफ़ी टूर्नामेंट्स देखे, पिछले साल में भी फ्रीक्वेंसी काफ़ी अच्छी रही, इवन ड्यूरिंग कोविड। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से टूर्नामेंट्स मुनक्किद किए जा रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल टूर्नामेंट्स, जिस तरह मैं सेक्रेटरी से भी बात कर रहा था कि जो उसकी प्राइज़ मनी है वो भी हैंडसम है, जितने इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं, ये कितनी खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए? देखिए, अगर क्रिकेट के बाद हमने पाकिस्तान में देखा है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हैं या इवेंट्स हुए हैं तो वो स्क्वॉश ने किए हैं। बड़े ही खूबसूरत अंदाज से पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन ने जितने भी इवेंट्स थे, चाहे वो एशियन लेवल है, चाहे वो प्रोफेशनल स्क्वॉश एसोसिएशन के हैं या वो रैंकिंग लेवल के टूर्नामेंट हैं, वो बड़े ज़बरदस्त और कुछ उसलूबी से कवर किए गए हैं। और कुछ उसी से उनका जो है वो इख्तिताम भी हुआ है। जितने फॉरेन प्लेयर्स आते थे वो उनकी रैंकिंग बड़ी अच्छी होती थी, और उसकी वजह से वो जब यहाँ पे आते थे तो वो यही कहते थे कि यहाँ की जो मुसफ स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स है उसकी जो वेन्यू है ये बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे वर्ल्ड लेवल के इवेंट्स जो है वो ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। तो माशाल्लाह से पाकिस्तान जो है वो अब क्वार्टर से इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहा है, इंटरनेशनल इवेंट्स। तो मेरे ख्याल में अब वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन को जो है वो चैंपियनशिप, जो बड़ी चैंपियनशिप्स हैं, वो भी पाकिस्तान को दे देनी चाहिए, और यकीनन वो देगा। अगर इस अगले साल नहीं, इस साल नहीं, तो यकीनन वो बहुत ही मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान को बड़े इवेंट्स मिलने की तवक्को है। और यही पाकिस्तान की और पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन की और पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की बहुत बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल, बहुत बड़ी कामयाबी है। ज़ीशान, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। एक बार फिर आपको बताते जाएं कि DHA इंटरनेशनल स्क्वॉश टूर्नामेंट का फाइनल आज खेला जा रहा है इस्लामाबाद में, जहां पर दोनों पाकिस्तानी फाइनल में मौजूद हैं। 5 बजे एक्शन देखा जाएगा, और इसमें ज़ाहिर बात है जो भी जीते पाकिस्तान जीतेगा, बट ओवरऑल पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन को बहुत मुबारकबाद, पाकिस्तान को बहुत मुबारकबाद, पाक फ़ज़ाइया जिसने पेट्रनेज ली है पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन की, उनको बहुत मुबारकबाद कि कितना ज़बरदस्त इंटरनेशनल टूर्नामेंट उन्होंने मुनक्किद किया और अभी अपने अख्तिताम को पहुँच रहा है। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। आपसे कल एक बार फिर मुलाकात होगी मेरी और तमाम टीम की तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़।